हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 30 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो। अच्छा देखो, इस पेपर की खासियत ये थी भैया, जितने भी पेपर इसके पहले हुए थे ना, उन सभी में से मुझे तो थोड़ा सा ये टफ ही लगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर पेपर्स, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जो कि आपके पास में जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा था जेडब्ल्यू मेंस का, वो उस हिसाब से नहीं थे। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में आपको चेंज देखने को मिला था। सो 30 जनवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट में जिन बच्चों ने पेपर दे के रखा हुआ है, तो भैया मेरी दुआएं उनके साथ में है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा, परंतु हाँ, एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस पेपर ये बिल्कुल टफ ही था। चलिए जी, तो अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। जी, तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। शिफ्ट वन है आपके पास में 30 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो भैया पहला वाला क्वेश्चन ही आपके पास में दे के रखा हुआ है कि असाइल क्लोराइड आपके पास रखा गया है H2PdBaSO4। तो भैया कौन सी रिएक्शन? रोजनमंड रिएक्शन। अनडाउटेडली बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल नेमिंग रिएक्शन आ चुकी है। सिंपल वाली जो नेमिंग रिएक्शन होती है ना, वही इसके अंदर पूछ के रखा हुआ है। तो रोजनमंड रिएक्शन होती है। और यहाँ पर हाइड्रोजनेशन जो होता है ना, वो आपके पास में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन या बोला जाए कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये तुम लोगों ने पढ़ के भी रखी हुई है। क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से, तो बस इतनी सी कहानी है। तो ये पहली वाली थी रोजनमंड रिएक्शन। नाउ सेकंड रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये बोलता है विच ऑफ द गिवन कंपाउंड विल नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। कौन यहाँ पर से फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाता है? सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी है। आपके पास में है सुक्रोज जो होता है वो आपके पास में फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाता। ये आपको एनसीईआरटी में भर भर के लिखा जाता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने की वजह से सुक्रोज जो होता है वो फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाता। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड फाइनल प्रोडक्ट ऑन द रिएक्शन गिवन बिलो। अब देखो, ब्रोमीन है मैग्नीशियम के साथ में और ड्राइथर के साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन आपके पास में हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में मिला होगा तो ऑब्वियस बात है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर आपके पास में अमाइन है तो ये अमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। और ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देगा आपके पास में? ये बना देगा आपका हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, या फिर बोला जाता है जिसको हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एक बार रिएक्शन में बता देता हूं किस तरह से यहां पर करी गई है। सिंपल सा है, आपके पास में रखा गया है पहली बार में ब्रोमीन। जरा इसको हम लोग, अच्छी से जगह है यार खूब सारी, तो आज जगह का हम पूरा यूज़ करेंगे। सबसे पहले है आपके पास में ब्रोमीन। ब्रोमीन के अंदर हमने मिला के रखा है मैग्नीशियम विथ ड्राई ईथर। तो ये क्या कर देता है? ये बना देगा MgBr। इसने बना दिया यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। फिर आपने मिला के रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि यहाँ पर कार्बोनेशन कर देगा और यहाँ पर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही आपने मिलाया है यहाँ पर अमोनिया और उसको हीट कर दिया, तो ये क्या बना देगा? ये आपके पास में बेंजेनेमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में जो NH2 जुड़ता है, ये क्या होगा? एक अमाइड ग्रुप। लास्ट में आपके पास में है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, जहां पर ब्रोमिनेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन के अंदर होता क्या है, ये पहले भी बताया था मैंने। और अगर आपने शिफ्ट वन का मेरा भी पेपर देख के रखा हुआ है, तो शिफ्ट वन के पेपर में आप लोगों को ये बताया था, ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन आपको पूछ के रखी गई। तो ये देखो, सॉरी शिफ्ट वन बोल रहा हूँ, जो शिफ्ट टू का पेपर था आपके पास में 29 जनवरी वाला, तो वहाँ पे पूछ के रखा गया है। और ये देखो, वो 29 जनवरी वाला था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 30 जनवरी का जो शिफ्ट वन का पेपर है वहाँ पर भी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन आपको दे के रख दिया। तो बस सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन फाइनली आपको जब प्रोडक्ट बना कर देगी तो उस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? CO हट जाएगा और लास्ट में यहाँ पर बन जाएगा NH2 और ये बना देगा आपके पास में एनिलीन। तो अगर देखा जाए चार ऑप्शन में से क्या बन रहा है आपके पास में? फर्स्ट वाला ऑप्शन एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ एलिसाइक्लिक सॉरी अलाइलिक हैलोजन। अलाइलिक हैलोजन की कहानी क्या होती है? अलाइल ग्रुप वो होते हैं जहां पर आपको उस कार्बन की बात करनी है जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, वो यहां पर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, या बोला जाए एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड अगर आपके पास में प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो वो क्या कहलाता है? अलाइलिक ग्रुप कहलाता है। तो सिंपल सी बात है। तो आपके पास में क्या हो रहा है? एक ही अलाइलिक ग्रुप मिल रहा है और यहां पर कोई पूछता है कि अलाइलिक कार्बन कितने होंगे, तो ये डबल बॉन्ड के अल्टर में जो कार्बन होते हैं ये क्या होते हैं? अलाइलिक कार्बन। तो ये दोनों आपके पास में है अलाइलिक कार्बन वाले। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, इजी।
ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो यहां पर आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी किसके थ्रू, इसके एरोमेटिक बिहेवियर के थ्रू। और अगर एरोमेटिक बिहेवियर के थ्रू आपको यहां पे दिखाई देगी तो आपको क्या लगाना है, हकल रूल, जो कि क्या होता है हमारे पास में 4n+2, और इतने ही अमाउंट में क्या चाहिए आपको, पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा है भैया, यहां पर अगर आप बात करते हो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको, तो ये मिल जाएगा 2 पाई। और ये कहां पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको थर्ड वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, तो ये सबसे स्टेबल हो जाएगा, इजी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स बोथ डायामैग्नेटिक आयन, कौन यहां पर डायामैग्नेटिक आयन को कंटेन करता है, थर्ड वाला ऑप्शन, बहुत ही आसान सा, क्योंकि Cu पॉजिटिव में आपको मिलता है 3d10 और Zn2 पॉजिटिव में भी मिलता है 3d10, तो d ऑर्बिटल पूरा भरा होने की वजह से आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई, बहुत 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 ही सिंपल सा रिएक्शन। ये आपके पास में अमाइन चैप्टर में बिल्कुल लास्ट लास्ट में एजोडाइज के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे आपके पास में क्या होता है, कलर टेस्ट आप देते हो। तो देखो सिंपल सी रिएक्शन है, सबसे पहले आपने क्या करा, एनिलीन करा, ठीक है। एनिलीन के साथ में आपने क्या बना के रखा है, डायअजोनियम सॉल्ट बना के रखा है। तो डायअजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन है, तो ये तो आपके पास है पहली फुर्सत में ही NaNO2 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या बन जाएगा, डायअजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर आपको एक ऑरेंज रेड कलर मिल रहा है, और मैंने बताया था ना ये एजोडाई वाली रिएक्शन होती है। तो ऑरेंज रेड कलर और एजोडाई वाली रिएक्शन के अंदर आपके पास में क्या कहानी बन जाएगी, आपके पास में कहानी बनेगी कुछ ऐसे, आपके पास में होगा डायअजोनियम सॉल्ट जो कि होता है आपके पास में N2Cl। अब इसके अंदर आपको मिलाना होता है फिनॉल, ठीक है। क्या मिला दोगे आप यहाँ पे, फिनॉल मिला दोगे। फिनॉल मिलाने पर यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेगा और H2 को बाहर निकाल देगा, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपके पास में एक एजोडाई ग्रुप बन जाएगा। ये ऐसा 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 एक बेंजीन, ये फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसके बाद में यहां पर आपका जुड़ जाएगा फिनॉल ग्रुप, दैट इज OH, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक आपके पास में ऑरेंज रेड कलर का सॉलिड आपको यहां पे फॉर्म हो जाता है। तो ये वाला है इसके अंदर, इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्ट्रक्चरल फॉर द IUPAC नेम 3 मिथाइल पेंट 2 इन अल। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में ही आपको क्या करना है, अल्डिहाइड को मिलाना है, तभी तो उसने क्या नाम दे के रखा है, इन के साथ में अल दे के रखा हुआ है। तो अब देखो आई थिंक ये बहुत 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 ही ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्योंकि अगर आप बात यहाँ पे करते हो तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये देखो अगर आप इसमें और अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। यहां पर देखते तो ये होता 1 2 3 और ये हो जाता 4। यहां देखते तो 1 2 3, यहां अगर आप देखते तो ये क्या होता 1 2 होता है ना, ये वाली कहानी होती। पर उसके साथ ही साथ में यहां पर तीसरी पोजीशन पे ये होता और चौथी पोजीशन पे क्या आता, मिथाइल। जबकि अगर आप यहां देखोगे, अरे हटा, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे ही मिथाइल जोड़ के रखा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, सेकंड वाला हो जाएगा। तो बस रे भैया इतनी सी कहानी है। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में बोलता है द ग्रुप ऑफ अनअनियम, ठीक है। तो ये अन तो ये हो जाएगा 1 1 1, ट्रिपल 1 हो जाता है अनअनियम। तो ये जो अनअनियम होता है ये ग्रुप नंबर 11 की बात होती है, ठीक है। तो बस सिंपल सा था। ये तो आपकी पीरियोडिसिटी के ऊपर डिपेंड है, जिसकी मेमोरी में कभी बात रह गई तो उसका सॉल्व हो जाएगा, नहीं रही तो फिर ये दिक्कत वाली कहानी होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। फिर अगला है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि होता है आपके पास में AlCl3, अगर इसका मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं तो इसकी पानी में ज्योमेट्री क्या होगी। तो पहली बात ध्यान रखना, एल्यूमिनियम क्लोराइड जब पानी के अंदर डालते हो तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, दैट इज AlH2O6, AlH2O6। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके पास में जो आपके पास में एनाइन होगा वो बन जाता है आपके पास में क्लोरीन का, तो वो होगा आपके पास में 3 क्लोरीन। अगर आप इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन भी करते हो तो आपके पास में एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे आपके पास में क्या बन जाएगा, ऑब्वियस बात है सेकंड वाला ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं, जो कि बोलता है कि फॉर हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है भैया, ये वाली कहानी बता के रखी गई है। अगर आप बात करते हो कि भैया क्या इसके अंदर डीजनरेसी होती है, तो जी हाँ
होती है अगर 3p और 3d की बात करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में जब हाइड्रोजन की बात की गई तो उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन ना, तो उसका 3p और 3d तो पूरा का पूरा क्या चल रहा है, खाली चल रहा है। और उसका जो एनर्जी लेवल है, अच्छा डीजेनरेसी जिनको नहीं पता है, तो डीजेनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल वाले, ठीक है। क्या होता है? सेम एनर्जी लेवल वाले, ये क्या कहलाते हैं? डीजेनरेटेड कहलाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास में 3p और 3d डीजनरेटेड रहता है। उसी तरह से स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। बिल्कुल सही, आपके पास में स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, ठीक है। इसको हटाओ यार, ये बार बार बीच बीच में हम लोग को प्रॉब्लम दिए जा रहा है यार। इसको थोड़ा सा अपन ऐसा कर देते हैं, वाईफाई को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब सही हो जाएगा। चलिए जी, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 भी सही और स्टेटमेंट 2 भी सही। एंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर आप बात करोगे तो भैया ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो एनर्जी का लेवल सेम होना ये अलग बात होती है, और उसकी डेफिनेशन जो होती है, डेफिनेशन का मतलब होता है कि डीजनरेटेड या सेम एनर्जी लेवल। पर अगर आप बोलते हो कि इसका रीज़न क्या है, तो भैया इसका रीज़न ये नहीं है कि उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में दे के रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जो कि आपके पास में ऐसा कुछ देके रखा हुआ है ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब देखो रे भैया क्या करने वाले हैं यहाँ पे आपको यहाँ पर ये बता के रखा हुआ है। चलो रिएक्शन भी साथ साथ में करके चले जाते हैं हम लोग। आपके पास में है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में प्रोपाइन। तो प्रोपाइन को यहाँ पर जब सोडियम के साथ में कंबाइन किया गया तो ए नाम का कोई प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब कैसी रिएक्शन होगी भैया, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव सोडियम भी पॉजिटिव, तो चलो भैया एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पर बन जाएगा CNA, जिसमें से खासियत रहेगी कि ये नेगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास में पॉजिटिव। प्लस जो हाइड्रोजन बाहर निकला ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये लो भैया हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। अब जो यहां पर आपके पास में Na दे के रखा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके इतनी बड़ी चेन बनानी है जिस चेन के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, जबकि यहां देखता हूं तो 3 कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो इस सोडियम को भी बैलेंस कर दे और 3 कार्बन और लेकर आ जाए। तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है CH3 CH2 CH2 एंड Cl। तो ये क्लोरीन जो होगा सोडियम के साथ कंबाइन होकर NaCl के रूप में हो जाएगा बाहर, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पर मिल जाएगा हेक्सेन CH2। और इसके अलावा कहाँ गया हेक्सेन, भी क्यों मिलेगा भैया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी तो था अपने पास में, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कहाँ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये रहा आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड। इस वाले आपको हाइड्रोजन को हटा देना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपके पास में डन, इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में देखो, पहले ही आप देखते सी बता सकते हो H2O क्या करता है, बेंट शेप दे देता है। तो बी का थर्ड वाला ऑप्शन तो दैट इज कंफर्म है। तो बी का थर्ड कंफर्म होते से ही 2 ऑप्शन तो आपके पास में यहीं से गाड़ी से बिल्कुल अलग हो गए। इसके बाद में अगर आप बात करते हो दूसरे स्ट्रक्चर की, जैसे ClF3, तो ClF3 में क्या होता है, क्लोरीन के पास में 2 लॉन पेयर बच जाती है ना। तो इस वजह से क्या बनता है आपके पास में ClF3 का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ ClF3 का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ तो इसका शेप कैसा बनेगा, तो ये बनता है आपके पास में टी शेप, कुछ ऐसा रहता है। क्लोरीन इधर, यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगी 2 लॉन पेयर। उसी तरह से अगर आप SF4 की बात करते हो तो उसका शेप बनता है क्या, सीसो। तो BrF5 का शेप क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। तो A का 4, B का 3, C का हो जाएगा आपके पास में क्या, C का 2। तो मतलब सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला। ये हो गया सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट फुर्ती से बढ़ो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल के रखा है अजर्शन कि वाइल मूविंग नाइट्रोजन से फॉस्फोरस कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है सिग्निफिकेंटली, बट फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इज ऑब्जर्व्ड। ये कहानी बता के रखी गई है, ठीक है। अब देखो क्या ये कहानी सही है, बिल्कुल सही है। जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ जाते हो तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो ग्रुप 1 से पीरियड 1 से पीरियड 2 पे जाने पर जो आपके पास में रेडियस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती, क्योंकि ऑब्वियस बात है सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है।
फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप आर्सेनिक से बिस्मथ जाते हो तो यहाँ पर अब आपके पास में शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है, तो जिस वजह से इसका जो साइज होता है उसका जो बढ़ना होगा वो थोड़ा सा स्पीड से कम हो जाएगा। तो ये वाली कहानी रही। तो एजर्शन तो आपके पास में सही है। अब देखो रे भैया इसका रीजन क्या देके रखा हुआ है। रीजन बोलता है फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक जनरली रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये वाली कहानी भैया सही तो बिल्कुल है, ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, इसको सही बोलूंगा। तो असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है कि पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो कोवलेंट और आयनिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, जनरली इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। पर जैसे मैंने तुम लोग को रीजन बता के रखा हुआ है कि भैया यहाँ पे रीजन जो निकल कर आया था ना, वो रीजन क्या था, वो था आपके पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो इस वजह से असर्शन सही है, रीजन सही है, परंतु रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 14th वाले का आंसर हो जाएगा आपके पास में सेकंड वाला। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जहां पर आपको अगेन मैच द कॉलम बताना है। इससे इजी आई थिंक मैच द कॉलम कोई हो नहीं सकता। Mn2 पॉजिटिव अगर आप बनाते हो तो वो बन जाएगा 3d5 4s0, ठीक है। अब इसके लिए भी ट्रिक होती है, ठीक है। साइंस टीचर वीसीआर में फेकोनी कॉपर जिंक, इसी तरह से हो जाएगा। साइंस टीचर वी पॉजिटिव है तो साइंस टीचर वीसीआर में तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 3d3 और 4s1 आपके पास में हो जाएगा, तो ये वैनेडियम हो जाएगा ये। उसी तरह से Cr+1 की अगर आप बात करते हो तो क्रोमियम आपके पास में 24 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 3d5 की कैटेगरी में जाएगा, है ना। तो आपके पास उसी तरह से आपको देखना है और खत्म कर देना है। Cr पॉजिटिव है, हाँ, ये भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन और 25 इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन ये वाली कहानी रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भैया ए का क्या हो जाएगा आपके पास में, सेकंड वाला। तो ए का सेकंड आपके पास थर्ड ऑप्शन में है एंड फोर्थ ऑप्शन में है। फिर क्या है, बी का आपके पास में है फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही। सी वाले की बात करते हैं क्रोमियम की, तो एक ऑप्शन है सेकंड वाला, एक ऑप्शन है आपके पास में थर्ड वाला। तो सेकंड और थर्ड में से अगर आप बात करते हो तो क्रोमियम आपके पास में क्या हो जाएगा, क्रोमियम आपके पास में हो जाएगा ये वाला। मैंने बताया था ना क्रोमियम में एक स्पेशल केस होता है, तो क्रोमियम में होता है आपके पास में 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हो तो Cr पॉजिटिव में हो जाएगा 3d5 एंड 4s0, ये वाली कहानी हो जाएगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। लो भैया हो गया सवाल सॉल्व। नाउ इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हाट हैपन टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नैप्थलीन इज एडेड टू द बेंजीन, ठीक है। तो ये वाला आपके पास में कौन सा रहेगा, सॉल्यूशन चैप्टर वाले में से आ जाएगा, जहां पर आपके पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग यहां पर कहानी चलने वाली है। तो 16 वाले आप क्वेश्चन के अंदर यही बोल के रखा था कि भैया स्मॉल अमाउंट में मिला के रखा हुआ है आपके पास में नेप्थलीन, तो क्या होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास में गिर जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यहां समझाया जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रही है, कमी आ जा रही है, मतलब क्या हो जाएगा भैया, उसको जमने में समय लग जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अ मिक्सचर इज हीटेड विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द लेड एसिटेट पेपर टर्न्स ब्लैक बाय इवॉल्व गैस द मिक्सचर कंटेन्स। ओके भाई साहब, अब देखो यहाँ पर क्या बोल के रखा हुआ है, आपके पास में एक मिक्सचर है जिसको डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करके रखा एंड लेड एसिटेट पेपर, जिससे क्या होता है, लेड एसिटेट का जो पेपर होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। अब ब्लैक कलर में क्या होगा भैया, ब्लैक कलर के अंदर आपके पास में जो कहानी बनती है वो बनती है लेड सल्फाइड की। ध्यान रखना, ब्लैक कलर अगर टर्न होता है ना तो ये PbS2 की वजह से होता है, सॉरी PbS2 बोल रहा हूँ, PbS की वजह से होता है। तो ये लेड का जो सल्फाइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है, तो इसका मतलब जो गैस होगी वो कौन सी होगी आपके पास में, ये सल्फाइड वाली होगी। तो ध्यान रखना, आपके पास में रखा होगा सल्फाइड, और सल्फाइड में जब आप मिलाओगे सल्फ्यूरिक एसिड तो ये बना देगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी होगी। तो बस आंसर क्या हो गया, सल्फाइड। नाउ अच्छा क्वेश्चन था भैया, इसके अंदर इनऑर्गेनिक में अच्छे खास होके है ना, बिल्कुल रोने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग इक्वेशन। ये जो बैलेंसिंग इक्वेशन है ये ही एज इट इज आपको पूछ के रखा गया है शिफ्ट 1 के अंदर भी, जो आपका 2024 29 जनवरी का पेपर था। तो शिफ्ट 1 की क्वेश्चन को एग्जैक्ट पूछ लिया गया है। ये आपके पास में पर मैग्नेट की रिएक्शन है और जो आपके साथ में आयोडीन के लिए होती है। तो रिएक्शन को मैं लिख देता हूं, आंसर तुम लोग आराम से बता सकते हो। जब 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव को आयोडीन के साथ में कंबाइन करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ
वाटर। तो ये बनाता है आपके पास में 2MnO2 जो कि होता है मैंगनीज का ऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ में क्या होता है IO3 नेगेटिव। ये रिएक्शन तुम लोग को याद हो तो मैंने बोल के भी रखी थी कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये वाली रिएक्शन देखो आपके पास में आ गई दोबारा से, तो ये होगा यहाँ पर सॉल्व। अब तुम लोग कैलकुलेट कर लेना क्या आंसर आएगा, वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 ये बोलता है फाइंड वर्क डन इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस इन जूल। तो जूल में इसका वर्क प्रोसेस का बताना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब भी वर्क डन आप दिखाते हो तो वर्क डन असल में होता क्या है, वर्क डन होगा कि इस एरिया का जो आपके पास में ये जो ट्राइंगल बना है ना, इसका सिंपली आपको एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो वर्क होगा इसी एरिया के अंदर हो रहा है। तो जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सीधा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपके पास में 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 10 से 30 गए मतलब 20, 10 से 30 गए 20, तो ये हो जाएगा। सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा आपके पास में 200 जूल्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत 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 ही ईजी, बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन। Question number 23. Maximum number of hybrid orbitals formed when 2s and 2p orbitals of a single atom are mixed. जब कभी भी 2s और 2p को मिक्स कर दिया जाता है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। और सड़ा कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करी है, 2s और 2p को मिला देने पर आपके पास क्या होता है sp3। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास में फॉर्म हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 23। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स। ओके भाई साहब, अब मैं काम कर लेता हूँ कि इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो लिखने से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपके पास में ईजी हो जाएगा। पहले पढ़ ही लो यार, अब इतना कर ही लेते हो। एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर इन 20 सेकेंड कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके भाई साहब, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पर हाफ लाइफ को फाइंड आउट करना रहेगा। आई थिंक ये अब ईजी हो जाएगा। ईजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में अगर रेट कांस्टेंट निकल जाता है तो हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना आपके पास में हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा ईजी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0.04 आपके पास में फर्स्ट के लिए है, 0.03 आपके पास में सेकंड के लिए है, विच इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इनटू हो जाएगा कंसंट्रेशन और e⁻ क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का K10। ये वाली कहानी हो जाएगी। अपॉन में क्या आ जाएगा K × C0 e⁻ और यहाँ पर कितने सेकंड था, 20 सेकंड था। ठीक है, तो आप जब इसको पूरा सॉल्व कर दोगे ना तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 10K। ये वाली कहानी होगी। ठीक है, अब आपके पास में अगली सिचुएशन क्या हो गई, अरे यार इसको पहले यहाँ से कर देता हूँ ना। वैसे ये e⁻ आएगा आपके पास में 10K और e⁻10K को जब सॉल्व करोगे तो e⁻10K को सॉल्व करने पर 10K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln ऑफ 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास में जो कांस्टेंट K होगा वो हो जाएगा 1/10 ln ऑफ 4/3, जो कि लॉग की टर्म आपके पास में निकल जाएगी। फिर आपको लगा देना है यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड, ये हो जाएगा आपके पास में अब ln/2/K हो जाएगा। ठीक है, के आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, सारी वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस करके देख लो। प्लेस करके जब रख दोगे तो प्लेस करके रखने पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 सेकेंड्स आ जाएगा। तो बस रे भैया, ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको यहाँ पर ये बोलता है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन सिल्वर प्लेट हैविंग एरिया 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, थिकनेस इतनी दे के रखी हुई है। अब डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको बताना है, ये सारी कहानी आपको बताना है। तो अगेन ये आपके पास में क्या हो गया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके अंदर से क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अब थिकनेस वगैरह की बात की गई है तो भैया सबसे पहले आपके पास आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, जो उसका होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ठीक है, क्योंकि थिकनेस को एज अ हाइट हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। 0.05 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्व करा 0.0025 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पे मास ऑफ द सिल्वर की बात की जाए तो वो होगा आपके पास में 7.9 0.0025, क्योंकि इतने वॉल्यूम के अंदर ही वो पूरे तरह से भर के रखा गया है। अगर मास इतना है तो यहाँ अगर मुझे ये पूछा जाए कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कितना होगा, तो वो होता है आपके पास में गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है सिल्वर का, 108 ग्राम। अब तुमसे बोला गया था कि भैया नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम के लिए आप क्या होता, अगर आप एटम्स की बात करते तो ये हो जाता आपके पास में
गिवन मास मोलर मास, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाता है आपके पास में 6.022 10⁻23, दैट इज अवोगाड्रो नंबर। सब कुछ सॉल्व करके देखना, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 0.001101 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 11.01 इंटू 10⁻19। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं, जहां पर ये बोलता है कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब भैया देखो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ये बचपन से रिलेशन चलता हुआ आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होती है बट नेगेटिव फॉर्म में ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो ये रिलेशन आप लोग को डायरेक्ट पढ़ना है, पढ़ सकते हो, या सीधे फॉर्मूला लगाकर आप एनर्जी का निकालोगे तो वहां से भी आपकी वैल्यू यहाँ ही निकल जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर आप बात कर लेते हो यहाँ पे 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोलता है कि 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 250 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CH3COONA मोलैरिटी आपके पास में देके रखी गई है। व्हाट इज द मास ऑफ दिस रिक्वायर्ड इन ग्राम नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, सीधा सीधा मोलैरिटी का क्वेश्चन है भैया, और कुछ भी नहीं है। मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब मुझे नहीं पता गिवन मास क्या है, परंतु मोलर मास तो मैं निकाल सकता हूं। मोलर मास अगर आप निकालने जाओगे तो वही करना पड़ जाएगा, 12 3 फिर आएगा 12 32, फिर आपके पास में क्या हो जाएगा 23, सभी को आपको ऐड करना यहाँ पे पड़ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकाल देना है, सॉल्व कर देना है, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इतना तो तुम लोग कर सकते हो ना। वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, सॉरी मोलिकुलर वेट बोल रहा हूँ, मोलर मास जो आपके पास में निकलना है, चलो मैं ही कर देता हूँ ना। कार्बन का कितना होता है 12, 12 दूना हो जाएगा आपके पास में 24, और उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32, और सोडियम का होता है 23। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की 2 कैरी आया 1, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 6 7 8, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में CH3COONA, ये हो जाएगा हमारे पास में 82, मल्टीप्लाई आ जाएगा 1000, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास में 250 ml हो जाएगा। ठीक है, 250 ml दे के रखा हुआ तो बस सारी कहानी हमारे पास में दे के रखी हुई है। जो सिंपली आपको करना है इसको सॉल्व, सिंपली सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में वेट आ जाएगा। वेट इसका आ रहा है 7.175 ग्राम्स। ये हो गया सॉल्व, बस इतना सा करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं रे भैया। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि द KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, जो कि देके रखा है इतना, फॉर 0.01 मोलैरिटी ऑफ मैग्नीशियम आयंस प्रेसिपिकेट लिमिटेड pH इक्वल्स 2। ये सारी कहानी हम लोगों को देके रखी गई है। ठीक है, चलिए जी, तो अब क्या किया जाए। सबसे पहले तो आपको अगर KSP दे के रखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि MgOH2 ब्रेक डाउन कैसे होता है। जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिलेगा Mg2 पॉजिटिव एंड ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपके पास में Mg2 पॉजिटिव, और साथ ही साथ में OH नेगेटिव का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, OH नेगेटिव की वैल्यू अगर आप निकाल देते हो तो आप वहां से क्या कर सकते हो, पीएच भी निकाल सकते हो, क्योंकि सीधा सीधा पीएच सॉरी एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मिलकर टोटल बनाते हैं 14। तो जो भी OH नेगेटिव की वैल्यू आएगी उसको 14 से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 1 इंटू 10⁻⁻12। मैग्नीशियम की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे के रखी हुई है, दैट इज 0.01, तो इसको लिख दो यहाँ अपॉन में 0.01। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व कर देना तो आपके पास में जो OH नेगेटिव की वैल्यू आती है, अब स्क्वायर भी है तो भैया यहाँ रूट भी बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को रूट में सॉल्व करने पर आता है 10⁻⁻5, जिससे कि आपका जो POH होता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, इसकी वैल्यू हो जाती हमारे पास में 5। और हमें पता है कि POH प्लस pH बराबर होता है 14, तो यहाँ से pH क्या हो जाएगा 14 - 5, दैट इज 9। तो ये हो गया आपके पास में सॉल्व। ठीक है भैया, तो ये आपके पास में जितने भी क्वेश्चन थे ये आपकी माइंड मेमोरी बेस्ड थे, जितने बच्चों ने वहाँ पर वो क्वेश्चन देख लिया था उसके ऊपर बेस्ड थे। तो इस तरह से कुछ इन सभी के होने वाले हैं आंसर।
ठीक है जी। अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा है तो भैया लाइक वाइक कर दिया करो, अपने कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए सारे पेपर यहाँ पर बनाकर लेते हुए आऊँगा। आप थोड़ी देर में आपके पास में जो शिफ्ट 2 का पेपर है वो भी अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है जी, चलिए। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।